अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जितनी भी कायनात हम देखते हैं, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हमारी कायनात का 5% है। हमारी कायनात का 95% हिस्सा जो कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर मुहित है, उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा कम जानते हैं। तो जितनी रिसर्च साइंस में हो रही है, वो ज़्यादातर यूनिवर्स के कायनात के सिर्फ 5% पर हो रही है। आपको मैं लेकर चलता हूं डार्क मैटर की तरफ, एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल जिसके बारे में हम आज तक जान नहीं सके कि ये किस तरह काम करता है। 1933 में कैलटेक के एक साइंसदान जिनका नाम है फ्रिट्ज ज़ुइकी, उन्होंने पहली मर्तबा डार्क मैटर के बारे में पब्लिकेशन की। दुनिया उस वक्त तक डार्क मैटर को नहीं जानती थी। उन्होंने गौर किया कॉमा क्लस्टर पर, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद थी, और उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज की स्पीड बहुत ज़्यादा है, रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। हालांकि बज़ाहिर तो उनका मास कम लग रहा था और उनकी स्पीड ज़्यादा थी, तो उनको तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था और क्लस्टर से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि किसी न किसी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे के पास हैं। ये ग्रेविटेशनल एनॉमली है। आखिर उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी मजबूत कैसे हुई? क्योंकि उनका मैस तो बज़ाहिर नज़र आने में बहुत कम था। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मटेरियल का नाम दिया जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर को समझने के लिए और ज़ुइकी और उनके बाद आने वाले साइंसदान की तगड़ों को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें देता हूँ। हम अपने सोलर सिस्टम से कहानी का आगाज़ करते हैं, जिसके बीच में एक सन है और 8 सियारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज़ी से उसके गिर्द, सन के गिर्द, कौन सा सियारा चक्कर लगा रहा है? सबसे करीब जो सियारा है मरकरी। मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ। फिर आप देखें वीनस की है। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे, प्लैनेट्स की, सियारों की ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी। प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड सबसे कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्लो होती जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ख्याल था कि गैलेक्सी में होता है, क्योंकि गैलेक्सी के बीच में मौजूद है एक ब्लैक होल और उसके गिर्द सारे सोलर सिस्टम्स, सारे सूरज चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि ब्लैक होल के पास जो सोलर सिस्टम्स होंगे या सूरज होंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाएंगे, और जो जो हम ब्लैक होल से दूर जाते जाएंगे, इनकी रफ्तार चक्रों की कम होती जाएगी, इनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी। और हमारा ख्याल हमने एक लाल रंग की लाइन में शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ये बता रही थी कि ऑर्बिटल स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने मेजरमेंट की तो चीज़ इसके बरक्स निकली। हमने देखा कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर जाते हैं, तो ऑर्बिटल स्पीड एक जगह पर जाकर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। कई ऐसे सितारे जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो तकरीबन एक ही ऑर्बिटल स्पीड के साथ, रोटेशनल वेलोसिटी के साथ ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं, और ये चीज़ हमें दिखा रही है सफ़ेद लाइन। अब साइंसदान बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद रीडिंग्स गलत आ गई। उन्होंने 1000 और गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा किया और उनको तमाम गैलेक्सीज़ में यही चीज़ नज़र आई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ। जब आप एक दूर गैलेक्सी को देखते हैं, तो उसका मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी स्टार का मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमने अपने स्टार का मैस कैलकुलेट करना है, तो सपोज हम एक प्लैनेट लेते हैं जो कि है जुपिटर, बहुत बड़ा प्लैनेट है, और स्टार के और उसके बीच में रेडियस का हमें पता है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जुपिटर का मैस आएगा, सन का मैस आएगा, और उनका जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर आएगा। लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से हमें एक और फार्मूला भी मिलता है जो कि mv स्क्वायर
डिवाइडेड बाय आर है, इन दोनों को बराबर रख दें, इक्वेट कर दें, और यहाँ से आप सूरज के मैस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि है v स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g। तो हमें v का मतलब रोटेशनल वेलोसिटी वो पता है, और g कांस्टेंट है, पूरी कायनात में एक जैसा है, रेडियस का हमें पता है, तो हम सूरज का मैस निकाल सकते हैं। लेकिन अब गैलेक्सी का मैस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे तरीके से निकालेंगे। गैलेक्सी की जो स्पीड है, क्योंकि अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए v, उसका स्क्वायर लेना, तो मुझे वेलोसिटी या स्पीड चाहिए गैलेक्सी की, r चाहिए जिस सूरज के साथ आप ब्लैक होल का डिस्टेंस लेंगे, और g तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो तो हर जगह एक जैसा है। जो गैलेक्सी की स्पीड है वो हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के साथ। तो अगर गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है वो बहुत ज़्यादा लाल होगी, इस पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, रेड शिफ्ट पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसका स्पेक्ट्रम देखूंगा और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर वो मेरी तरफ आ रही है, अज्यूम करते हैं, तो वो नीले रंग की होगी। तो गैलेक्सी की स्पेक्ट्रम की शिफ्ट देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। और जब हमें स्पीड का पता चल गया तो उसके साथ एक, जिस तरीके से जुपिटर लिया था, अब हमने एक सन लेना है और सन के साथ रेडियस लेना है, और फिर हम पूरी गैलेक्सी की कैलकुलेशंस करके उसका मैस निकाल सकते हैं एक आउटर सन के साथ। और जब हमने आउटर सन के साथ गैलेक्सी का मैस निकाला तो वो 46 बिलियन टाइम्स आया हमारे सूरज से, 46 बिलियन टाइम्स। अब एक और मेथड भी है जिससे हम गैलेक्सी का मैस निकाल सकते हैं, और ये मेथड है उसकी ब्राइटनेस पर। पहला हमने ऑर्बिटल स्पीड पर जो मेथड था उससे 46 बिलियन निकाल लिया। अब दूसरा जो था मेथड वो है ब्राइटनेस पर, कि वो गैलेक्सी जो चमकती है उसकी ब्राइटनेस से, जिस तरह बिल्कुल एक टॉर्च चमकती है, और टॉर्च अगर हमारे करीब आएगी तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, दूर होगी तो ब्राइटनेस कम होगी, अगर वो बड़ी होगी तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, छोटी होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। तो हम बड़े आसानी से मैस निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं, जो कि मैं आपको यहां पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं जो कि एक स्टार की ब्राइटनेस और उसके मैस के बीच में आपको रिलेशन देती है। तो जब आपने एक स्टार का मैस निकाल दिया और गैलेक्सी में मौजूद जितने भी स्टार्स हैं उनका इंडिविजुअली मैस निकालकर ऑन एवरेज करेंगे तो आपको गैलेक्सी की ब्राइटनेस की बेसिस पर मैस पता चल जाएगा। और जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो आई 7 बिलियन मैसेज ऑफ सन। अब ऑर्बिटल स्पीड ये कह रही है गैलेक्सी की कि उसका मैस है 46 बिलियन, जबकि उसकी ब्राइटनेस ये बता रही है कि उसका मैस है 7 बिलियन। ये बड़ा मुश्किल काम था। फिर साइंसदानों ने मल्टीपल गैलेक्सीज की, सैकड़ों गैलेक्सीज की रीडिंग्स ली और उन सब में तकरीबन यही फ़र्क आ रहा था। तो अब हमें अंदाज़ा तो होना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई मसला है जो हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल मैच कर रही थी उसके ज़्यादा मैस के साथ, क्योंकि अगर उसका मैस ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड को हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि ठीक है, अगर उसका मैस ज़्यादा है तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर्स और जितने भी साइंसदान थे उनका ध्यान गया हाइपोथेटिकल मटेरियल की तरफ, जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं, जो कि मैस रखता है और वो गैलेक्सी के बाहर एक शेल की तरह मौजूद है। बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गैलेक्सी की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होने की वजह ये डार्क मैटर है। डार्क मैटर का सबूत एक और तरफ से आइंस्टाइन की इक्वेशंस की तरफ से भी आया। आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें बताती हैं कि रोशनी जब भी स्पेस में ट्रेवल करती है तो अगर ग्रेविटी से उसका सामना होता है, क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक बेंड डालती है, वार्प करती है उसको, तो वो बेंड हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है, लाइट उस पाथ में से गुजरती है। साइंसदान बहुत सी दूर की गैलेक्सीज का मुशाहिदा कर रहे थे, लेकिन गैलेक्सीज के मुशाहिदा करने में उन्हें जो मसला आ रहा था वो ये था कि गैलेक्सीज के इमेजेस मल्टीपल जगहों पर नज़र आ रहे थे फोटोग्राफ के। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन फिर अचानक उन्हें ये चीज़ क्लिक हुई कि गैलेक्सी से जो रोशनी आ रही है, बीच में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो कि डार्क मैटर है। उसकी ग्रेविटी की वजह से रोशनी बेंड हो रही है और हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, और उसी वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस नज़र आ रहे हैं एक ही गैलेक्सी के। तो ये हमारे पास तीसरा सबूत था जिसे हमें पता चला
कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। तो डार्क एनर्जी जो कि एक और फिनोमिना है, वो हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, वो हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, दूर की चीज़ें हमसे दूर जाती जा रही हैं, लेकिन वो डार्क मैटर नहीं है। डार्क मैटर हमने डिटेक्ट किया जो कि गैलेक्सीज की रोटेशन में हमें नज़र आ रहा है, वो गैलेक्सीज की रोटेशन में नज़र आ रहा है। डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। तो दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन अब डार्क मैटर बना किस चीज़ का हुआ है, इस पर बहुत सी थेरीज दी गई। पहले कहा गया कि जुपिटर के साइज के बराबर प्लैनेट से बना हुआ है, लेकिन अगर जुपिटर के साइज के मुताबिक बराबर प्लैनेट से बना होता तो हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 1000 जुपिटर होते, इतना डार्क मैटर मौजूद है। लेकिन हमें तो अपने सोलर सिस्टम में कहीं जुपिटर जैसे बहुत प्लैनेट नज़र नहीं आ रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर कहा गया कि ड्वार्फ स्टार से बनता है, छोटे छोटे स्टार से जो ज़्यादा शाइन नहीं करते, लेकिन वो भी हमें अपने सोलर सिस्टम में, पास के सोलर सिस्टम में नज़र नहीं आते। फिर एक थ्योरी आई कि ब्लैक होल से डार्क मैटर बनता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? जब एक सितारा, बड़ा सितारा बूढ़ा हो जाता है तो वो फटता है, सुपरनोवा होता है और ब्लैक होल बन जाता है। डार्क मैटर बहुत ज़्यादा है हमारी कायनात में, तकरीबन 24% हमारे पास डार्क मैटर है। अगर इतना डार्क मैटर है तो फिर तो हर जगह पर सुपरनोवा हो रहा होता और सितारे फट रहे होते और ब्लैक होल्स बन रहे होते, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा ब्लैक होल होते जो कि डार्क मैटर को बनाते। लेकिन ये चीज़ भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। डार्क मैटर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि हमें अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को बेहतर करना चाहिए। न्यूटन के लॉज इन गैलेक्सीज में मौजूद मैस को पूरे तरीके से बयान नहीं कर पा रहे, तो हमें न्यूटन के लॉज को मॉडिफाई करना चाहिए, मॉडिफाइड ग्रेविटी की थ्योरी लानी चाहिए। इसको मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी कहते हैं, और उसकी बेसिस पर हम डार्क मैटर को एक्सप्लेन करें। और डार्क मैटर कोई चीज़ नहीं है। जबकि एक और साइंसदानों का स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि ये कहता है कि नहीं, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। उसका भी एक डार्क प्रोडक्ट टेबल होगा, उसका भी एक डार्क स्टैंडर्ड टेबल होगा, उसके डार्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डार्क प्रोटॉन्स होंगे, डार्क न्यूट्रॉन्स होंगे। डार्क मैटर में आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक अलग स्कूल ऑफ थॉट, और इसी वजह से हम कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें एक्सप्लेनेशन दे सकें कि उनसे, उनके कॉम्बिनेशन से डार्क मैटर बनता है। उनमें एक है विम्प, WIMP, और इससे बनता है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। न्यूट्रॉन की तरह एक स्टेबल और हैवी पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन से तकरीबन 10,000 गुना ज़्यादा मैस रखता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं विम्प को डिटेक्ट करने के लिए। सन में भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटलस में किस तरीके से विम्प को ढूंढा जा रहा है। और भी दुनिया में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमें विम्प पार्टिकल मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, हम समझते हैं, वीकली इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा एक पार्टिकल है जिसे एक्सियन कहा जाता है। इसको भी हम ढूंढ रहे हैं कि ये पार्टिकल अगर हमें मिल जाता है तो हम ये बयान कर सकें कि डार्क मैटर शायद एक्सियन से मिलकर बनता है, लेकिन आज तक हम इसे भी ढूंढ नहीं सके। बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि X17 पार्टिकल, जो कि अभी रिसेंटली रिसर्च पेपर्स में आया, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, जो कि हमें एक 5वीं फोर्स के बारे में बता रहे हैं, उसका फोर्स कैरियर साबित किया जा रहा है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हमें डार्क मैटर की डिटेल्स देता है, और वो पार्टिकल उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के साथ कभी किसी खास कंडीशन में इंटरेक्ट करता है। हर वक्त नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी खास कंडीशन आती है जिसमें नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर X17 पार्टिकल्स बनते हैं। इसी वजह से वो हमें हर जगह पर नज़र नहीं आ रहे, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस पर भी अभी साइंसदानों की जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। LHC में ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे Na64 एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और इसमें भी डार्क मैटर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक हमें डार्क मैटर के बारे में मालूम नहीं हुआ कि इसकी मेक क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।